हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मधु स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे हम सीटेट ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि 1 से 31 क्वेश्चन तक हमने कल कर लिए थे और 32वें क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। 32वां क्वेश्चन है हमारा कि वर्षा जल संचयन का उद्देश्य है। वर्षा जल संचयन का उद्देश्य है, तो वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है कि पानी को नष्ट करना, या वर्षा के पानी को एकत्रित करना, या हवा को साफ करना, या मिट्टी हटाना। तो बताइए कि वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है। तो वर्षा जल संचयन का उद्देश्य है कि वर्षा के पानी को एकत्रित करना। वर्षा जल संचयन का उद्देश्य है कि वर्षा के पानी को एकत्रित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पालतू जानवर है? गाय है, शेर है, बाघ है या हिरण है? तो निम्न में से कौन सा पालतू जानवर है? तो पालतू जानवर है गाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो बताइए, रंध्र के द्वारा होता है, या जड़ के द्वारा होता है, या फल के द्वारा होता है, या बीज के द्वारा होता है? तो आंसर बताइए आप कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नमक को पानी से अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? नमक को पानी से अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? वाष्पीकरण है, या जमाना है, या छानना है, या चुंबक लगाना है? तो बताइए, नमक को पानी से अलग करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो इसमें वाष्पीकरण विधि उपयोगी है, वाष्पीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस में समूह कार्य बच्चों में क्या विकसित करता है? ईवीएस में समूह कार्य बच्चों में क्या विकसित करता है? सहयोग विकसित करता है, या केवल रटना विकसित करता है, या अकेले काम करना विकसित करता है, या निष्क्रियता करता है? तो बताइए आपकी ईवीएस में समूह कार्य बच्चों में क्या विकसित करता है? तो यह सहयोग विकसित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? सूर्य है, कोयला है, या पेट्रोल है, या डीजल है? तो बताइए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो इसमें जो ये सूर्य है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सूर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भोजन में प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है? भोजन में प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है? दाल है, चीनी है, या नमक है, या तेल है? तो बताइए, भोजन में प्रोटीन का अच्छा स्रोत है दाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधों का कौन सा भाग बीज बनाता है? पौधों का कौन सा भाग बीज बनाता है? फूल, जड़, या तना, या पत्ती? तो बताइए, पौधे का कौन सा भाग बीज बनाता है? तो ये जो फूल है, ये बीज बनाता है, फूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हाथ धोना विशेष रूप से कब आवश्यक है? हाथ धोना विशेष रूप से कब आवश्यक है? भोजन से पहले, केवल सोने के बाद, या केवल खेलने के बाद, या केवल सुबह? तो बताइए, हाथ धोना विशेष रूप से कब आवश्यक है? तो भोजन से पहले हाथ धोना आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय कचरा है? निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय कचरा है? सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक बोतल, या कांच, या एल्यूमिनियम? तो बताइए, कौन सा जैव अपघटनीय कचरा है? तो सब्जी के छिलके जैव अपघटनीय कचरा है, सब्जी के छिलके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा अपना प्रकाश कहाँ से प्राप्त करता है? बताइए, चंद्रमा अपना प्रकाश कहाँ से प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है, पृथ्वी से प्राप्त करता है, तारों से प्राप्त करता है, या स्वयं उत्पन्न करता है? तो बताइए, चंद्रमा अपना प्रकाश कहाँ से प्राप्त करता है? तो चंद्रमा अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को खाद्य पदार्थ की विविधता समझाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को खाद्य पदार्थों की विविधता समझाने के लिए शिक्षक को केवल एक भोजन बताना चाहिए, या विभिन्न परिवारों के भोजन पर चर्चा करवानी चाहिए, केवल परिभाषाएं लिखवानी चाहिए, या केवल परीक्षा लेनी चाहिए?
तो बताइए कि बच्चों को खाद्य पदार्थों की विविधता समझाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को विभिन्न परिवारों के भोजन पर चर्चा करवानी चाहिए। ठीक है, शिक्षक को विभिन्न परिवारों के भोजन पर चर्चा करवानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग का उदाहरण है? सर्दी जुकाम है, चोट है, फ्रैक्चर है, ये जलना है। तो बताइए संक्रमण रोग का उदाहरण कौन सा है? तो संक्रामक रोग का उदाहरण है सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेड़ की जड़ का प्रमुख कार्य क्या है? पेड़ की जड़ का प्रमुख कार्य क्या है? पानी और खनिज लेना, भोजन पकाना, फूल बनाना या फल खाना? तो बताइए पेड़ की जड़ का प्रमुख कार्य क्या है? तो पेड़ की जड़ का प्रमुख कार्य है पानी और खनिज लेना, पानी और खनिज लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने समय में करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने समय में करती है? 24 घंटे में करती है, 7 दिन में, या 1 वर्ष में, या 1 महीना में करती है? तो बताइए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने समय में करती है? तो यह लगभग 1 वर्ष में करती है, लगभग 1 वर्ष में करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 ईवीएस में मूल्यांकन का सबसे अच्छा उद्देश्य है? ईवीएस में मूल्यांकन का सबसे अच्छा उद्देश्य है केवल अंक देना, या बच्चों की सीखने की प्रगति समझाना, बच्चों की सीखने की प्रगति समझाना, या बच्चों को डराना, या केवल रैंक बनाना? तो बताइए ईवीएस में मूल्यांकन का सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है? तो इसमें हमारा आंसर होगा बी, कि बच्चों की सीखने की प्रगति समझाना। ईवीएस में मूल्यांकन का सबसे अच्छा उद्देश्य है कि बच्चों को सीखने की प्रगति समझाना, बच्चों को सीखने की प्रगति समझाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का उपयोग करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, या नाइट्रोजन का, या हाइड्रोजन का? तो बताइए पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का उपयोग करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? शुतुरमुर्ग, कबूतर, कौवा, या तोता? तो बताइए कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? तो ये शुतुरमुर्ग जो है ये उड़ नहीं सकता, शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल का ठोस रूप क्या है? जल का ठोस रूप क्या है? बर्फ है, भाप है, ओस है, या वर्षा है? तो बताइए जल का ठोस रूप क्या है? तो जल का ठोस रूप बर्फ है, बर्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54 कि मृदा अपरदन को कम करने में क्या मदद करता है? मृदा अपरदन को कम करने में क्या मदद करता है? पेड़ लगाना, पेड़ काटना, जंगल जलाना, या अधिक चराई? तो मृदा अपरदन को कम करने में क्या मदद करता है? तो मृदा अपरदन को कम करने में पेड़ लगाना मदद करता है, पेड़ लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भोजन में विटामिन और खनिजों के लिए क्या उपयोगी है? भोजन में विटामिन और खनिजों के लिए क्या उपयोगी है? फल और सब्जियां उपयोगी हैं, केवल चीनी उपयोगी है, या केवल नमक उपयोगी है, या केवल तेल उपयोगी है? तो बताइए भोजन में विटामिन और खनिजों के लिए क्या उपयोगी है? तो फल और सब्जियां उपयोगी हैं। क्या उपयोगी है? फल और सब्जियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस की कक्षा में स्थानीय भाषा का उपयोग क्यों उपयोगी हो सकता है? ईवीएस की कक्षा में स्थानीय भाषा का उपयोग क्यों उपयोगी हो सकता है? बच्चों की समझ आसान होती है, या पाठ कठिन होता है, या समय बढ़ता है,
ये परीक्षा रुकती है। तो बताइए ईवीएस की कक्षा में स्थानीय भाषा का उपयोग क्यों उपयोगी हो सकता है? तो इसमें बच्चों की समझ आसान होती है। बच्चों की समझ आसान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण है? निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण है? औद्योगिक अपशिष्ट, वर्षा का जल, पेड़ लगाना, ये जल संरक्षण। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण है? तो जल प्रदूषण का कारण है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीव उभयचर है? कौन सा जीव उभयचर है? मेंढक है, या गाय है, या कौवा है, या सांप है? तो बताइए कौन सा जीव उभयचर है? तो ये मेंढक है, ये एक उभयचर जीव है। कौन सा? मेंढक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बीज के अंकुरण के लिए सामान्यतः क्या आवश्यक है? बीज के अंकुरण के लिए सामान्यतः क्या आवश्यक है? हवा, पानी, हवा और उचित तापमान आवश्यक है, या केवल प्रकाश आवश्यक है, या केवल मिट्टी आवश्यक है, या केवल खाद्य पदार्थ आवश्यक है? तो बताइए बीज के अंकुरण के लिए सामान्यतः क्या आवश्यक है? तो बीज के अंकुरण के लिए पानी, हवा और उचित तापमान आवश्यक है। पानी, हवा और उचित तापमान आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? पानी है, प्लास्टिक है, या सीमेंट है, या कांच है? तो बताइए प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो इसमें प्राकृतिक संसाधन है पानी। पानी एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जंगल में रहने वाले लोगों की आजीविका किससे जुड़ी हो सकती है? जंगल में रहने वाले लोगों की आजीविका किससे जुड़ी हो सकती है? वन संसाधनों से, केवल कारखानों से, या केवल समुद्र से, या केवल हवाई यात्रा से? तो बताइए कि जंगल में रहने वाले लोगों की आजीविका किससे जुड़ी हो सकती है? तो जंगल में रहने वाले लोगों की आजीविका वन संसाधनों से जुड़ी हो सकती है। वन संसाधनों से जुड़ी हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस में मानचित्र का उपयोग किस कौशल को विकसित करता है? कि ईवीएस में मानचित्र का उपयोग किस कौशल को विकसित करता है? स्थानीय समझ को विकसित करता है, या केवल लेखन को विकसित करता है, या केवल गणना को विकसित करता है, या केवल चित्रकारी को विकसित करता है? तो बताइए कि ईवीएस में मानचित्र का उपयोग किस कौशल को विकसित करता है? तो इसमें आंसर नंबर ए होगा कि ईवीएस में मानचित्र का उपयोग स्थानीय समझ को विकसित करता है। किसको? स्थानीय समझ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीव मृत जैव पदार्थों को विघटित करने में मदद करता है? कौन सा जीव मृत जैव पदार्थों को विघटित करने में मदद करता है? कवक है, गाय है, शेर है, या मछली है? तो बताइए कौन सा जीव मृत जैव पदार्थों को विघटित करने में मदद करता है? तो इसमें आंसर नंबर ए होगा कि जो कवक है ये मृत जैव पदार्थों को विघटित करने में मदद करता है। कौन सा? कवक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ईंधन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन सा ईंधन जीवाश्म ईंधन है? कोयला है, या सूर्य का प्रकाश है, हवा है, या पानी है? तो बताइए आपकी कौन सा ईंधन जीवाश्म ईंधन है? तो इसमें जो कोयला है ये एक जीवाश्म ईंधन है, कोयला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पौधों में पानी का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है?
कि पौधों में पानी का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है, या रंध्र द्वारा होता है, या फूल द्वारा होता है? तो बताइए आपके पौधों में पानी का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में पानी का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। किसके? जाइलम के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पक्षी का अनुकूलन है? निम्न में से कौन सा पक्षी का अनुकूलन है? चोंच का आकार भोजन के अनुसार होना, या चार पैर होना, या गलफड़े होना, या पंख ने होना? तो बताइए कि कौन सा पक्षी का अनुकूलन है? निम्न में से कौन सा पक्षी का अनुकूलन है? तो ये चोंच के आकार भोजन के अनुसार होना, चोंच का आकार भोजन के अनुसार होना पक्षी का अनुकूलन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल चक्र में पानी के भाप में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। जल चक्र में पानी के भाप में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, या जमना? तो जल चक्र में पानी के भाप में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस में प्रयोग करवाने का मुख्य उद्देश्य है। ईवीएस में प्रयोग करवाने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को अनुभव द्वारा सीखने का अवसर देना। बच्चों को अनुभव द्वारा सीखने का अवसर देना, या केवल समय बिताना, या केवल मनोरंजन करना, या पाठ्य पुस्तक हटाना? तो बताइए कि ईवीएस में प्रयोग करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ईवीएस में प्रयोग करवाने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को अनुभव द्वारा सीखने का अवसर देना। बच्चों को अनुभव द्वारा सीखने का अवसर देना। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉच।